हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 की जो है प्रिपरेशन सीरीज़ में हम जो है कैलकुलस पर डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। और इसके कुछ प्रीवियस के वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें मैंने जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद मैंने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद जो है आज के लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस की। अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस में से कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइज, अगर आप क्लास 12th में हैं अभी फ़िलहाल, तो भी आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको पूरा वॉच करिए, लास्ट तक देखिए। और जो CUET 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद जो है इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेकर के उसके मदद से हम जो फंक्शंस हैं उनको जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब हो रहा है और कोई फंक्शन डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज होना, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, है ना। कोई फंक्शन इंक्रीज होना किसी फंक्शन का और किसी फंक्शन का डिक्रीज होना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन का इंक्रीज होना और फंक्शन का डिक्रीज होना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है ना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वैसे, ठीक है ना। क्लास 12 तक मैथमेटिक्स करके एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप लोग अगर देखना चाह रहे हैं फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह, तो वहाँ पर मैंने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बट कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मैं x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक पर्टिकुलर वैल्यू हो। सपोज दैट कि मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मैं अगर x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2 आ रहा है ना। ये x और ये वाला y, x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू देखिए 3 आ रहा है, ऐसा ये, है ना। ऐसे मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू 4 आ रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ऐसे ही मैं 4 पुट करूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए, x के हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक पर्टिकुलर वैल्यू जब मिल रहा है तो हम y को कहते हैं कि ये फंक्शन है x का, है ना, ये x का फंक्शन है, ठीक। तो अब देखिए, ये जो फंक्शन है वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। कैसा फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यूड। ये जो x है, सबसे पहले तो इसका जो कोडोमेन होना चाहिए ये तो हमारा रियल होना चाहिए, ये बात है। लेकिन हम जब क्वेश्चंस को करेंगे, जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को करेंगे, तो ये भी हमारा एक्चुअल में जो है रियल नंबर्स में से होने चाहिए जो x होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात है कि ये जो हमारे डोमेन होंगे वो हमारा, सॉरी, ये हमारा डोमेन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डोमेन, और ये वाला जो है हमारा कोडोमेन होता है, ठीक, कोडोमेन होता है। तो जब भी कोडोमेन रियल नंबर्स का सेट होता है तो उस कंडीशन में रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो जब भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस प्रकार के फंक्शन की बात करेंगे तो जो फंक्शन होगा वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। और वो कैसे समझेंगे, देखिए मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास जो है क्या है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि है हमारे पास x स्क्वायर। ये एक फंक्शन हो गया हमारा, ठीक।
यही तो मैंने बताया था कि फंक्शन क्या होता है भैया, एक x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिले तो y को हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो y है वो x का फंक्शन है और वो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है x स्क्वायर। अच्छा, अब मैं अगर इस फंक्शन की पर्टिकुलर बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करते टाइम अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं कि और स्पेसिफाई करके वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक, मतलब ये जो x है वो आपका रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर कुछ एक कंडीशन यहाँ पर जो है ड्रॉ करूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दो कंडीशंस को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, दो कंडीशंस को ड्रॉ करूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है, ये दो कंडीशन को ड्रॉ करूँगा। अब थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझ में ज़रूर आएगा आप लोगों को, ठीक है ना, अच्छे से समझते हैं तो क्योंकि कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करेंगे ना तो वो जो है फिर बहुत टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, हम यहाँ से 5 साल बाद भी अगर उसको हम पढ़ेंगे तब भी हमें याद रहेगा, लेकिन अगर हम रटने कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम तक तो ठीक है, हम एग्ज़ाम में कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो है फिर बाद में क्या होगा भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो दो कंडीशन को मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने रखता हूँ और फिर हम जो है एग्जाम्पल के मदद से ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर चलिए थोड़ा सा कुछ हम लाइनें और बना लेते हैं क्योंकि हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ये बना लेते हैं तो सही रहेगा, थोड़ा सा समझने में अच्छा होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को लिखेंगे और x के पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए जो y का वैल्यू आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, फिर हम उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके मदद से हम समझेंगे। देखिए हम इधर x का वैल्यू लिख लेते हैं और इधर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा केस है x यहाँ पर और यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम जो है क्या करते हैं कि x का कोई भी रैंडम वैल्यू, x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो कि मैंने बता रखा है आपको, रियल नंबर्स के सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो x का कोई भी रैंडम वैल्यू हम रियल नंबर में से, रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें सारे के सारे नंबर्स हमारा बिलोंग करता है। यानी कि क्लास 10th में जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर का नाम ही हमारा रियल नंबर्स था, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर कई सारी चीज़ें पढ़ा है, तो वो डिस्कस करने का यहाँ पर मुद्दा नहीं है तो हम करेंगे नहीं। हम जो है यहाँ पर रियल नंबर में से कोई, मान लीजिए कि मैंने -2 उठा लिया, तो जब भी मैंने -2 उठा लिया तो x का वैल्यू अगर -2 करूँगा और -2 का स्क्वायर करूँगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर कोई भी रियल नंबर में से -3/2 उठा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ -1 तो इधर आके +1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं जो है बात करूँगा -1/2 रखता हूँ तो -1/2 रखने पर इधर आ जाएगा 1/4 और 0 में रखता हूँ तो अल्टीमेटली इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं ग्राफ प्लॉट, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा वो चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं क्या करता हूँ, उसको हम जो है चलो इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे इसको हटा लेते हैं एक बार, फिर हम उसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, अच्छा चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए आपको पता है कि ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं वैल्यूज़ होते हैं, जैसे 1 हो गया, यहाँ हम 2 मान के चलते हैं, यहाँ हम 3 मान के चलते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर फिर -1, ऐसे ही -2, ऐसे ही -3, ऐसे ही -4, इस प्रकार चलता जाएगा। ऐसे ही इधर ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4, +5, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक। और ये हमारा 0,0 होता है ओरिजिन, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने x का वैल्यू, ये सारे x के वैल्यूज़ हैं, ठीक, ये x डैश एक्सिस है और ये y डैश यानी कि y का y बराबर एफ एक्स वाला वैल्यू है होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जब मैंने x का वैल्यू -2 रखा था तो हमारे पास जो है वैल्यू आया था y का +4, तो -2 अगर मैं रखता हूँ, कहाँ है -2 हमारा ये है, और y का जो वैल्यू आया था वो हमें अगर यहाँ से सीधा देखें तो हमारा आया था +4, मतलब कुछ यहाँ पर ये आया था। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ कि
3/2 का, तो इसका वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू अगर माइनस का 3/2 रखता हूँ तो 3/2 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 समथिंग हो रहा है ना। और ऐसे ही 9/4 को मैं डिवाइड करूँ तो 9/4 है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग हो जाएगा ना। देखिए 4 दूनी 8, एक बच रहा है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया तो 4 दूनी 2.2 समथिंग हो रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ आ जाएगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं एक बार यहाँ से ना। तो 2.2 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, 1.5 आ रहा है और 2.2 समथिंग आ रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं 1.5 रख रहा हूँ माइनस का, है ना, माइनस का 1.5 रख रहा हूँ, देखिए 1.5 कुछ यहाँ होगा। अच्छा 1.5 में यहाँ रख रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 2.2 हो रहा है। तो 2 कहाँ है हमारे पास, ये है 2, और 2.2 कुछ हमारा मान लीजिए कि यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। हम यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं, एक्यूरेट तो बनेगा नहीं क्योंकि हम ग्राफ पेपर में बना नहीं रहे, हम प्लेन शीट पर बना रहे हैं। ऐसे में जब -1 की बात कर रहा हूँ तो प्लस का बना है, तो -1 की बात करने पर हमारा प्लस का बना है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अगर 1/2 की बात कर रहा हूँ तो 1/4 आ रहा है, तो कुछ यहाँ इस प्रकार से। तो हम अल्टीमेटली देख रहे हैं कि अगर इस लाइन को हम ऐसे मिलाते हैं, तो कुछ ऐसे बन कर के आ रहा है ना। यहाँ पर पूरा 0 पर मिल जाएगा, अगर मतलब इसको सही से मैं अगर मिलाऊँ तो ऐसे बन कर के आएगा, है ना, इस प्रकार से। तो मैंने क्या किया, जब मैंने लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ को रखा है तो देखिए मैंने लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ को स्टार्ट करा है। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये रखा -2, फिर ये वैल्यू आया, फिर ये वैल्यू आया, फिर ऐसे करते ये वैल्यू आया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ को रखा था, लेफ्ट साइड से रखते हुए मैं राइट साइड में गया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वैल्यूज़ को रखता हूँ और इधर राइट साइड में जाता हूँ, 0 के इस साइड में, ठीक है ना, इधर राइट साइड में जाता हूँ। देखिए चलिए एक एक करके वैल्यू को रखते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। देखिए अगर मैं इधर x का कुछ वैल्यू रखूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले मैं x का वैल्यू अगर 0 रखता हूँ, क्योंकि इधर पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, आप देख सकते हो, तो मैं ऐसे रखता हूँ, पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं अगर 0 रख रहा हूँ तो fx का वैल्यू भी 0 आएगा। अगर मैं 1/2 रख रहा हूँ तो 1/4 आएगा। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो प्लस का 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं 3/2 रख रहा हूँ तो 9/4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 2 रख रहा हूँ तो 4 आएगा। तो देखिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये कर्व कुछ हमारा घूम करके ऐसे जाएगा, जैसे हमने वैल्यूज़ को रखा था ऐसे ही हम इधर भी रखेंगे, तो ये ऐसे घूम करके इस प्रकार से उठेगा। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब हम इधर से इस साइड में जो है आ रहे हैं, देखिए राइट साइड से, नेगेटिव ऑफ राइट साइड से हम 0 की ओर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ग्राफ जो है हमारा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना। ग्राफ हमारा कैसा हो रहा है, डाउन हो रहा है। देखिए ग्राफ हमारा डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा आया था। लेकिन जब हम इधर से इस साइड में ग्रो कर रहे जा रहे हैं तो फंक्शन हमारा देखिए ये कर्व हमारा आगे बढ़ रहा है, इसका हाइट देखिए मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है। जब इधर जा रहे तो मैक्सिमम हाइट हो रहा है, लेकिन जब इधर आ रहे तो हाइट हमारा डिक्रीज हो रहा है फंक्शन का, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन जैसे हम इधर जा रहे हैं इधर, तो हमारा फंक्शन का जो हाइट है वो हमारा जो है बढ़ रहा है। देखिए लास्ट में हमारा ये आया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हमारा बढ़ रहा है, देखिए इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम राइट साइड से ओरिजिन के तरफ जा रहे हैं तो हम इस ग्राफ से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। ग्राफ से हाइट जो है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर से अगर हम इधर जा रहे हैं तो हाइट हमारा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं द फंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है ना। तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम x का एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं तो y का वैल्यू जो fx है, जो कि x² है, वो हमारा बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं x का वैल्यू बताऊं कि x 0 से ज़्यादा है तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी हमारा ज़्यादा हो रहा है 0 से, मतलब उसका जो हाइट है वो भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर x
x का वैल्यू हमारा यहाँ से, देखिए यहाँ से x का वैल्यू हमारा इधर से जो है बढ़ रहा है, x का वैल्यू अगर हमारा बढ़ रहा है तो फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम इस केस में हम जो है डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इसी फंक्शन को हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। और इस केस को अगर मैं ले लूँ तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, समझ में, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये दो कंडीशन था जो कि आप लोगों से डिस्कशन करना था। अब यहाँ पर आप सीधा समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, जब फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा हो, है ना। इंक्रीजिंग कब होता है, जब फंक्शन का ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा हो। तो हम ऐसे समझ सकते हैं, सीधा सीधा लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि हम ये अप्लाई करके तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बोलूँ आप लोग अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप लोग नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है, समय लगेगा, समझनी पड़ेगी। तो शॉर्टकट क्या है मैं बताता हूँ चलिए, क्योंकि हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी कर रखा है तो हमारे लिए एडवांटेज है, हमारे लिए एडवांटेज है कि हम डेरिवेटिव के हेल्प से जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव के हेल्प से हम जो है क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, डेफिनेशन या फिर थ्योरम हम कह सकते हैं, डेफिनेशन या फिर थ्योरम हम कह सकते हैं। और वो थ्योरम हमारा क्या है, लेट f be continuous, let f be continuous on interval ab, इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल, है ना, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, ऑन द ओपन इंटरवल, ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। देन हम कह सकते हैं पहला कंडीशन याद रखना इसको, f is increasing, f is increasing in closed interval AB if f dash x is greater than 0, है ना, for each x belongs to closed interval, सॉरी ओपन इंटरवल AB, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि f अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, f अगर डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, AB में, कब, इफ f डैश x इज लेस देन 0, मतलब f डैश x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। हम इसको dy ओवर dx भी बता सकते हैं, इसको हम dy ओवर dx भी बता सकते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा एक कंडीशन आता है कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई भी ना हो तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि f डैश x का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो गया। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इन द सेंस कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं इस प्रकार से, और मान लीजिए कि कोई हम जो है ग्राफ बना रहे हैं तो कोई फंक्शन है हमारा जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक इस प्रकार से जा रहा है। सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ पर ले ही लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि f(x) जो है आपका 2 है, f(x) जो है आपका 2 है, तो आप कुछ भी कर लो, x का वैल्यू आप कितना भी रख लो, आना उसका अल्टीमेटली 2 ही है। x का वैल्यू आप कितना भी रख लो, नेगेटिव साइड में पॉजिटिव में आप कितना भी कुछ भी रख लो, लेकिन वो हमेशा 2 ही रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और अगर ऐसे फंक्शन को हम डेरिवेटिव करें dy ओवर dx, इसका मतलब क्या है, f डैश ऑफ x, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब भी हमारा डेरिवेटिव किसी फंक्शन का 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इसके ग्राफ में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली बन रहा है ना, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में हम उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया है, ठीक है ना। और इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके हम जो है इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
इसमें क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन लेता हूँ तो और उस क्वेश्चन की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चेक वेदर द फंक्शन f(x) is equal to x cube minus 3x square plus 4x, है ना। और जितने भी x है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है, रियल नंबर में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए एक सीधा सा फंडा मैंने बता रखा है आप लोगों को कि देखिए, इसको मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। चौथा ऑप्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या फिर आप नन कर लीजिए, सीधा सीधा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? चेक करने के लिए तरीका है हमारे पास, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं, ठीक है। तो गिवन f(x) क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये है, ठीक। सही किया हमने। 3x सॉरी जो है ये थोड़ा सा हो गया, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 4x, तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, चलिए इसको सही कर लेते हैं ना। फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम f' निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, डेरिवेटिव आना चाहिए आप लोगों को, 6x प्लस यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो जब ये आ रहा है तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये फंक्शन हमारा जो है, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए इस फंक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इस फंक्शन को। देख सकते हो आप, इसको सॉल्व करोगे तो ना आपको यही चीज़ मिल जाएगा। ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। 3 में इसको 3 प्लस 1 में इसको तोड़ा, फिर मैंने 3 दोनों इसमें से पूरा में से कॉमन लिया, फिर यह फंक्शन आ जाएगा। अब इसको मैं अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा, 3, और ये चीज़ हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा पॉजिटिव फंक्शन है। मतलब आप x का कितना भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, कितना भी नेगेटिव हो जाए, स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इस नंबर से गुणा करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस 1 से हम ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव ही रहना है। तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, गिवन फंक्शन, वो हमारा 0 से बड़ा हो गया है। तो जब 0 से बड़ा हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो है f इंक्रीजिंग फंक्शन है। f कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। फंक्शन ऑन रियल नंबर r, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो हम इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला A नंबर हमारा इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने क्या सीखा है आज, हमने जो है कोई भी फंक्शन है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहते हैं, वो चीज़ हमने जो है सीखा है, ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जाम रिलेटेड जो है इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ और मेथड से इसको निकालने के वो भी हम बताएंगे। कोई अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किस प्रकार से,
वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो जो है इसको आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।